ये काम कर दिया था इसने। और ये काम करने के बाद, इनको खदेड़ने के बाद ये वहाँ से भाग लिए। इनका जो ये जुनेद अलगरी था ना, ये जख्मी हो गया, बुरी तरह से मारा गया। सैनिकों को काटा इन्होंने, गाजर मूली की तरह काटा था, माड़ा हाल कर दिया मार मार के। नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। So we are having classes of Rajasthan history, and this is the second part of main dynasties of Rajasthan. In previous class we were studying about Gujar Pratiharas of Mandor, Jalor, Ujjain and Kannauj. So we have studied a lot about Pratiharas of Mandor. Now we are going to study about the different branches ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रांच ऑफ मंडोर। मंडोर ब्रांच से जो ब्रांच निकल के आई उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। रूल बिगिन फ्रॉम अर्ली 8th सेंचुरी, जिसका जो रूल है वो अर्ली 8th सेंचुरी, जहाँ लास्ट क्लास छोड़ा वहीं से शुरू करते हैं, से शुरू होता है। और 8th सेंचुरी का मतलब है 700 के बाद में जो शुरू होती है 8th सेंचुरी, वहीं से। एज वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास, हरिश्चंद्र जो है, ही हैड 2 वाइफ्स, 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण और दूसरी छत्राणी, क्षत्रिय कास्ट से थी। और जो क्षत्रिय कास्ट वाली थी उसके जो पुत्र हुए उन्होंने जोधपुर पे शासन किया, और जो ब्राह्मणी से प्राप्त पुत्र थे उन्होंने माला पे शासन किया था। ठीक है, वो अपने राजस्थान की हिस्ट्री में नहीं आते हैं, पर ये क्षत्रिय वाले हैं। और उस समय तो है ऑलमोस्ट पूरा जो राजस्थान और इधर यहाँ पे जो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया तो पूरा था ही इनके काबू में, राजस्थान तक आ गए थे। उसके बाद में वेस्टर्न इंडिया में भी इनका राज, हर्षवर्धन के बाद में ये वेस्टर्न इंडिया में भी घुस आए थे। तो हर्षवर्धन के बाद में वेस्टर्न इंडिया में पूरे तरीके से इनका शासन हो गया था। हर्षवर्धन कहाँ का था? पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, तो जैसे ही पुष्यभूति डायनेस्टी खत्म हुई वो इनकी चौधर शुरू हो गई थी। तो अब हम नागभट्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नागभट्ट था कौन। ठीक है न, तो नागभट्ट के बारे में अपने जब बात करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, नागभट्ट के बारे में कितना जानते हैं कि नागभट्ट कौन था? देखिए, ये जो नागभट्ट फर्स्ट है, हमने लास्ट जब हम रजिल को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ग्रांड सन ऑफ रजिल। रजिल का ग्रांड सन था, और जो पिता का नाम है सन ऑफ नरभट्ट। इनके पिता का नाम नरभट्ट था। नरभट्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन रजिल को एक कुशल प्रशासक बताया है, रजिल के बारे में जानकारी मिल जाती है। और उसके बाद में नागभट्ट तो भाई जैसा नाम वैसा आदमी, नागभट्ट बड़ो तूफानी आदमी हो। सो अपने ये कहते हैं कि जो ये जालोर, उज्जैन और कन्नौज, ये वाली जो जीनियोलॉजी है ना, ये नागभट्ट के बाद से ही शुरू होती है। तो नागभट्ट के बारे में जब अपने बात करते हैं तो सबसे पहले अपने ये कहेंगे कि जीनियोलॉजी ऑफ प्रतिहाराज ऑफ जालोर, प्रतिहाराज ऑफ जालोर। ठीक है, बिगिन विद हिज नेम, ये इसके नाम से शुरू होती है। जब हम जालोर वालों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसी का जिक्र करते हैं कि जालोर के ऊपर पहला कौन था रूलर गुजर प्रतिहार, वो था नागभट्ट। ठीक है, तो नागभट्ट फर्स्ट के बाद से यहाँ की जीनियोलॉजी स्टार्ट होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, किसको स्टडी कर रहे हैं हम? नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, तो नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जो जो जानकारियां हमें मिलती है, हिज कोर्ट वाज नोन एज, देखिए नागभट्ट 2 थे, ये दोनों पे लागू होता है, फर्स्ट और सेकंड। हिज कोर्ट वाज नोन एज नागावलोक कोर्ट, उसके कोर्ट को नागावलोक कोर्ट कहा जाता था, नागावलोक दरबार, हिंदी में ये लिखा मिलता है नागावलोक दरबार। हिज कोर्ट वाज नोन एज नागावलोक कोर्ट, उसके जो दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। और इसमें इसके बारे में और क्या जानकारी आपको मिलती है? एक जानकारी ये मिलती है, ही डिफीटेड बलोच
एंड अरब्स, बलूचियों को और अरबियों को इसने हरा दिया था। हरा क्या दिया था, मतलब तहस नहस कर दिया था। उसकी भी आगे बात करेंगे कि किस तरह से ये जो अरब वाले थे ना, इनको इन्होंने हालत ऐसी कर दी थी, इनको पूरी रियली यू कैन से दैट दे डिडंट फाइंड ए प्लेस टू हाइड। उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिली थी। छुपने के लिए भी उनको जो थोड़ी सी जगह मिली उसको स्पेशल नाम दे के और फिर उन्होंने बसाया था। और ये हम नहीं कहते, हमारी इंडियन हिस्ट्री नहीं कहती, उन्हीं की जो एपिक्स है ना, अरब एपिक्स, जो उनके ग्रंथ हैं, उनकी बुक्स है, वो बुक्स ये कहती है कि ऐसा हुआ था। और हुआ क्या था, मतलब है कि अरबियों को भागते हुए जगह नहीं मिली थी। इन्होंने ऐसी की थी अरबियों के साथ, क्या की थी वो भी बताऊंगा, पर पहले इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपने एग्जाम के हिसाब से है वो करते हैं एक बार, है ना। तो इसमें कहते हैं कि ही डिफीटेड बलोचिस एंड अरब्स, इसने जो है अरब और बलूचियों को हरा दिया था। इसीलिए इसी वजह से इसको क्या कहा गया, इनका इन्होंने सप्रेशन किया था। और इनका जब इन्होंने सप्रेशन किया, इनको मलेच्छ कहा करते थे। ये जो बलोच और अरब जो यहाँ पे आते थे ना, इनके लिए एक नाम हुआ करता था। क्या नाम हुआ करता था, इनको कहा करते थे मलेच्छ। ये जो मांस भक्षण वगैरह करते थे ना, उस वजह से इनको मलेच्छ कहा गया कि ये मलेच्छ हैं। और इन मलेच्छों को जब इसने मार दिया, मतलब मार क्या दिया, मारे हुए ज़्यादा दुर्गति कर दी, तो इन मलेच्छों को जो सप्रेशन किया था इसने, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ मलेच्छाज, इसने किया क्या था, ड्यू टू लिखो, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ मलेच्छाज। सप्रेशन कितना खतरनाक किया था वो भी अभी इसके बाद में अपने जिक्र करेंगे, बहुत घातक काम किया था इसने, सप्रेशन ऑफ मलेच्छाज। तो ये जो सप्रेशन ऑफ मलेच्छाज था, इसकी वजह से इसको एक उपाधि दी गई, वो उपाधि थी नारायण। क्या थी, नारायण। इसको विष्णु कहा गया कि इसने धर्म की रक्षा की है, ये विष्णु है। और क्या कहा गया इसको, इसको कहा गया आदि वराह। आज भी जो प्रतिहारों के जो कॉइन्स मिलते हैं ना, उनके ऊपर ये आदि वराह की मूर्ति है कि आदि वराह के रूप में इसने संहार किया है किसका, जो धर्म को अपने जो है दूषित करने आए थे लोग, उनका संहार किया। इस वजह से इसको भगवान विष्णु के बराबर का दर्जा दिया गया। ही वॉज ट्रीटेड इक्वली एज लॉर्ड विष्णु, गिवन ए टाइटल नारायण एंड आदि वराह। ये है इसके टाइटल्स, इतने खतरनाक वाले, ऐसा आदमी था ये, ठीक है। और अवंती, उज्जैन, कैपिटल कहाँ पे चली गई इसकी, उज्जैन इन अवंती वाज हिज कैपिटल। इसकी जो कैपिटल थी वो अवंती उज्जैन थी। ठीक है। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं जी उज्जैन नहीं थी। कौन कहता है उज्जैन नहीं थी, ये ध्यान रखना। बाकी सब कहते हैं उज्जैन थी, पर दशरथ शर्मा सेज हिज कैपिटल वाज जालोर। शर्मा जी कहते हैं नहीं भाई साहब, आपको कुछ पता तो है नहीं, धूल खाई, जालोर थी इसकी। तो दशरथ शर्मा सेज हिज कैपिटल वाज जालोर, ठीक है। और जयसी घोष कहते हैं नहीं शर्मा जी आपको पता नहीं है, उज्जैन ही थी। तो जयसी घोष बताते हैं इसकी कैपिटल उज्जैन। ये थोड़ा सा है इनका, ठीक है, मतभेद है। दशरथ शर्मा जो है वो जालोर बताते हैं और जयसी घोष इसकी कैपिटल क्या बताते हैं, उज्जैन बताते हैं, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि जालोर एंड उज्जैन ये दोनों क्या थे, वर फेमस टाउन्स। ये कहा जाता है दशरथ शर्मा जालोर, जयसी घोष उज्जैन बताते हैं, और जालोर एंड उज्जैन वर फेमस टाउन्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार एम्पायर। ऐसा कहा जाता है जो गुर्जर प्रतिहारों का उस समय का जो शासन था, इनका जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। ये कौन से दो महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे, जालोर और उज्जैन। ये जानकारी आपको मिलती है नागभट्ट से। अब ये कहते हैं कि नागभट्ट के उत्तराधिकारियों की भी बात होती है। इसके नेफ्यू थे वो ज़्यादा वीक हायर्स थे, मतलब उत्तराधिकारी जो हैं वो बहुत ही इसके कमज़ोर थे, हायर कह लो सक्सेसर कह लो जो भी थे। सो नाम तो पढ़ ही लेते हैं, वीक थे तो क्या हो गया बेचारे। वीक हायर्स थे देवराज एंड कुकुक, यही नाम थे ना, पता होगा आपको।
कुकुक, कुकुक नहीं था, ये कुकुस्थ था, कुकुस्थ, कुकुक वो था, कुकुक के लिए तो ये कहा गया ना न्यायप्रिय किंग था। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। वीक हायर्स कौन कौन थे? देवराज और कुकुक, ये इनके जो है वो वीक हायर्स हुआ करते थे। अब देखो बात क्या है गुजर प्रतिहार और जालोर के बारे में। नागभट्ट के बारे में हमें क्या पता चलता है? नागभट्ट के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि ग्रांड सन ऑफ रजिल, ठीक है, इसके बारे में पता चल गया। बलोचों को हराया, डिफीटेड बलोचास एंड अरब्स, इसके बारे में आपको पता चल जाता है। इसके कोर्ट को क्या कहा जाता था? नागाउलोक दरबार। राज्य किसी से लिया नहीं था क्योंकि रजिल था, रजिल के बाद में नरभट्ट, नरभट्ट को थोड़ा बहुत शासन किया होगा, नरभट्ट से इसको राज्य मिला था, और लेकिन इसने विस्तार अच्छा किया था। नरभट्ट जो है उतना अच्छा विस्तार जो है नहीं कर पाया था, तो इसलिए इसको फेमस माना जाता है। सबसे बड़ी बात जो है ना जिसके लिए ये इसको जाना जाता है आज भी, वो ये वाली है। यहाँ पे भाई साहब इसने कहानी ऐसी बना दी थी कि अरबों के साथ में इसने बहुत खाटी की थी, मतलब इतनी खाटी अरबों के साथ आज तक नहीं हुई जितनी इसने कर दी थी उसी टाइम पे। ये वाली, ये जो इनको हराया था ना इसने, ये तो मैं कह रहा हूँ बस पूछो ही मत आप, इतनी ज़बरदस्त सिस्टम था कि वो एक टाइम हुआ करता था। उस टाइम में भी इसको, इसके बारे में ये कहते हैं कि उस टाइम के अंदर भी ये जो इतना मतलब शानदार इसकी रूलिंग थी कि उस टाइम पर भी इसने एंटी अरब यूनियन बना दी थी। क्या बना दी थी? उस समय में भी इसने एंटी अरब यूनियन बना दी थी, और यूनियन के अंदर बप्पा रावल जो है ना वो शामिल था। कौन? बप्पा रावल इसकी यूनियन के अंदर उस समय शामिल था। क्यों बनाई, कैसे बनाई, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो देखिए जो अरब्स थे वो किया करते थे अटैक, ठीक है। अरब्स को यहाँ पे क्या मिलता था? सबसे सोचने वाली बात ये है, अरब्स को यहाँ पे मिलता था माल, धन, पैसा, ये सारी की सारी चीज़ें मिला करती थी। तो देखिए कि ये टाइम था 736, कब का टाइम था? 736 एडी। और अरब्स ने ये सोचा कि चलो नागभट्ट का जो है एम्पायर है वो बड़ा, थोड़ा हिंदी में ही बता रहा हूँ ताकि सब समझ जाएं इसको, थोड़ा सा स्टोरी टाइप में है इसे, तो ज़्यादा इंग्लिश में इसको बताने में कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें अपने एग्जाम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो 736 के अंदर इसको इंडियन हिस्ट्री के अंदर बैटल ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है, वो तो फेमस है। 736 एडी के अंदर अरब के जो दो सेनापति थे बड़े क्रूअल टाइप के थे, मतलब ऐसे राक्षस टाइप के आदमी थे प्रवृत्ति से। तो नाम क्या था? नाम था अब्दुल रहमान जुनेद। पूरा नाम देखो, अब्दुल रहमान जुनेद अलगारी। अब्दुल रहमान जुनेद अलगारी, ये तो मोटो तो नाम हो जाए, याद करना पड़ जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाए। अब्दुल रहमान जुनेद अलगारी, ये जो है ये सेनापति था किसका? अरबों का। एक तो ये था अब्दुल रहमान जुनेद अलगारी जो है अरबों का सेनापति, और दूसरा सेनापति इन्हीं अरबों का था अमरू। क्या नाम था? अमरू। इनको भेजा गया, इनको कहा कि जाइए और नागभट्ट है वहाँ पर, नागभट्ट नाम का आदमी है, वहाँ जाइए आप और जा कर के और जीत के ले आइए, ठीक है। आगे अब इसका राज उस समय कहाँ पर हुआ करता था? तो इसका जो क्षेत्र था ना वो हुआ करता था आपके गुजरात, राजस्थान और मालवा, ये क्षेत्र था नागभट्ट के पास। और इस क्षेत्र के अंदर ये सेना घुस आई अरबों वाली लूटने की दृष्टि से, ठीक है। और जब लूटने की दृष्टि से आ गए तो इसने क्या किया? इसको ये अंदेशा तो था कि भाई आएंगे, ठीक है। तो इसने इनको खतरनाक तरीके से मारा था, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, इतना बुरी तरह से मारा था इनको कि इनके समझ में नहीं आई थी कहानी कि भाई साहब तुम्हारे साथ में ये कर क्या रहा है। ये कहानी समझ से बाहर हो गई थी। कहते हैं कि जो भूमि है
वो रेड हो गई थी विद ब्लड ऑफ अरब्स। ये काम कर दिया था इसने, और ये काम करने के बाद, इनको खदेड़ने के बाद ये वहां से भाग लिए। इनका जो ये जुनेद अलगरी था ना, ये जख्मी हो गया, बुरी तरह से मारा गया। सैनिकों को काटा इन्होंने, गाजर मूली की तरह काटा था, माड़ा हाल कर दिया, मार मार के घुटने टिका दिए थे। कुछ भाग गए, कुछ हाथाजोड़ी कर गए, लेकिन इसको ये अंदेशा था यार ये वापस आएंगे, किसी भी दिन आएंगे जरूर। तो इसने कहा यार क्या करें। तो वो रहते कहाँ थे कि सबसे पहली बात तो ये अपने आसपास में रहते हैं, यहाँ से भगाया जाए इनको। तो वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे रहते थे। इनका जो एरिया था ना वो कौन सा था, वो सिंध और बलूचिस्तान का जो एरिया था वहाँ पर ये रहते थे अरब। तो सिंध और बलूचिस्तान के एरिया से इसने कहा इनको भगा ही देते हैं, फिर जल्दी से आएंगे नहीं वापस। तो अब इसने सोचा ये काफ़ी हो गए, वहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी हैं। तो इसने एक उस समय एंटी अरब यूनियन बनाई थी। क्या बनाई थी? एंटी अरब यूनियन। और इस एंटी अरब यूनियन के अंदर इसने कौन कौन था इसके साथ में, इसके जो बंदे कौन कौन थे उस एंटी अरब यूनियन के अंदर? एक तो था जय भट्ट। क्या नाम था? पूरा नाम था जय भट्ट चपराणा। जय भट्ट चपराणा ये पूरा नाम हुआ करता था। और ये थे चपोतकट भीनमाल की। चपोतकट कहाँ के थे? चपोतकट भीनमाल, भीनमाल के चपोतकट हुआ करते थे जय भट्ट चपराणा। इनकी इन्होंने मदद ली। दूसरा इन्होंने किसको शामिल किया? बप्पा रावल को। इनकी जो यूनियन थी उसके अंदर दूसरा महान बंदा कौन था? चित्तौड़ वाले बप्पा रावल। बप्पा रावल भी इनके साथ में थे। ठीक है। और जब इन्होंने ये यूनियन बनाई, इनको एक दो बार जब खदेड़ा, बंदे ने काटा, तो इसको पता तो था कि होगा, दिक्कत होगी। तो इनको जब इसने साथ में ले लिया, इनको साथ में ले करके और जब हमला किया था ना, तो कहते हैं कि बिफोर सनसेट, ऐसा कहा जाता है, बिफोर सनसेट हाफ ऑफ अरेबियंस वर lying as a lifeless body। ऐसा कहते हैं कि दिन ढलने से पहले पहले आधी से अधिक अरबी सेना लाइफलेस बॉडी यानी जीवनहीन शरीर बन के पड़ी थी। ढेर कर दिया था इन्होंने। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जय भट्ट चपराणा रहा, और कौन रहा? और रहा एक बप्पा रावल। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। लेकिन इसको पता था कि ये हार के भाग तो गए हैं, लेकिन वापस ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता इतनी आसानी से मान जाए, ये बड़े फिटे लोग हैं। ये बात ये जानता था कि आएंगे ज़रूर, देर सबेर जब भी आए। और ये इनको भी पता था कि नागभट्ट से पार पाना इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जो अरब वाले थे इन्होंने भी एक यूनियन बनाई। और यूनियन के अंदर कौन कौन आ गया? इराक के लोग आ गए, ईरान के आ गए, और अफ्रीका के भी कुछ थे। तो ये उस समय की बात है जब इस्लाम जो है ना वो नया नया आया हुआ था, और इस्लाम का जो ओरिजिन हुआ था ताज़ा ताज़ा, और उनके अंदर जो अपने धर्म के प्रति ये जो विस्तारवादी जो सोच है ना वो बहुत थी कि जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं इसको। उस समय ये इराक, ईरान और अफ्रीका, यहाँ से जो इस्लामिक पीपल थे, जो इस्लामिक आर्मीज थी, वो इनके साथ में मिली। किसके? अरब्स के। ठीक है। तो ये जो है इन्होंने भी यूनियन बना ली, किसके साथ? अरब्स के साथ। और इसको अच्छा, तो ये वापस आने का सौदा था, इन्होंने इसके साथ में बनाई यूनियन बनाई। लेकिन ये यूनियन जब बनी, ये तो था आपका सेकंड अटैक। उससे पहले इसने क्या किया कि ये जो जय भट्ट चपराणा और बप्पा रावल ये साथ में थे,
ठीक है। और ये जब साथ में थे तो इसने क्या किया कि अपने जैसे बात कर रहे थे कि सिंध और बलूचिस्तान में ये लोग रहते थे, इसने कहा इनको यहीं से खदेड़ देते हैं। तो ये जो इनके क्षेत्र वाला जो एरिया था ना, इसने बप्पा रावल और जय भट्ट चपराणा के साथ मिलकर यहाँ पे अटैक कर दिया था, यहाँ पर अटैक कर दिया था और धरती को रक्त रंजित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नागभट्ट प्रथम ने वहाँ पर ऐसा गदर मचाया था कि 6 महीने तक चील और कौवे जो है उसी युद्ध भूमि में बैठे रहे थे। इतनी लाशें गिरा दी थी और इतनी लाशें गिरा दी, हमला किया, हरा दिया इनको, यहाँ से खदेड़ दिया। और खदेड़ते खदेड़ते ये कहते हैं कहाँ तक ले गए थे, खदेड़ते खदेड़ते कहाँ तक ले गए थे, ईरान तक लेकर के चले गए थे। ईरान के अंदर गए, वहाँ जाके जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के थोड़ा सा क्या हुआ कि वहाँ पर एक सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है, सुल्तान, वहाँ एक सुल्तान थे, सुल्तान का नाम क्या था, हैबत खान। क्या नाम था, हैबत खान। वहाँ के सुल्तान हैबत खान हुआ करते थे और इन हैबत खान के एक प्रिंसेस हुआ करती थी। ये जो प्रिंसेस थी, यहाँ पे जो बप्पा है वो मंत्रमुग्ध हो गए, बोले यार कब तक लड़ेंगे, फालतू में मूड ऑफ हो गया, लड़ते लड़ते लाइफ चली जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इस जो प्रिंसेस से मैरिज कर ली। बप्पा रावल ने प्रिंसेस से मैरिज की और मैरिज के बाद में सेज बन गए, सन्यास ले लिया कि गुरु जी वो ब्याह करके क्या करियो। वो इसलिए लिया कि अब राजकाज में समय खराब नहीं करेंगे, अब जो है अपना लाइफ जो है वो एकदम चिल मारेंगे, इसलिए शादी इन्होंने कर ली और वहाँ से इन्होंने क्या किया, सन्यास ग्रहण कर लिया। और बप्पा तो चले गए सन्यास लेकर के, राजकाज छोड़ करके। और ये जो बप्पा ने जो राजकाज दिया था ना, वो अपने बेटे को दिया था। बेटे का नाम था राव खुमाण। क्या नाम था बेटे का, राव खुमाण। राव खुमाण को इन्होंने राजकाज दे दिया अपना, और राव खुमाण को अपना रूल दे करके और ये सन्यास पे चले गए। बोले बेटा तू कर राज, हम करें आराम, जा रहे हैं। तो उस प्रिंसेस से शादी की और चले गए और ईरान तक जाकर के सेना को खदेड़ के आए थे। लेकिन इसको पता था, किसको, इसने कहा चलो अब यहाँ तक खदेड़ दिया, अब तो वापस, लेकिन वापस नहीं आएंगे, ये सब यही इच्छा थी इनकी कि नहीं आएंगे। लेकिन नागभट्ट प्रथम को पता था कि बहुत फिटे लोग हैं, वापस पक्का आएंगे। तो नागभट्ट प्रथम पहले से, जैसे ही नागभट्ट को पता चला, वहाँ पे जो सेनापति बनाया इन्होंने और दूसरा अभियान छेड़ा किसने, अरब्स ने। अरब्स ने इस बार, अरब्स ने सेनापति किसको बनाया, इस बार जो अरब्स ने अपना सेनापति बनाया वो था तामीम। क्या नाम था उसका, तामीम, TAMIM। ये तामीम जो है इसको सेनापति बना करके, और इन्होंने जो ये यूनियन थी इराक, ईरान, अफ्रीका और अरब्स की, ये यूनियन तामीम को सेनापति बना करके और आगे वापस। अब करना क्या था, तामीम को सेनापति बना के ले आए कि इस बार जो है सारे इकट्ठे हैं, चौपड़ देंगे। लेकिन नागभट्ट को इसकी सूचना थी, तो नागभट्ट ने वही अपना पुराना हथियार चलाया। वो जो पुराने वाली एंटी अरब यूनियन थी ना, उसको वापस सक्रिय किया। वहाँ पे बप्पा तो था नहीं, लेकिन जाकर के खुमाण से मिले, इसको वीरता याद दिलाई कि तुम्हारे बापू ऐसे हुआ करते थे, हम वहाँ गए थे और बापू को शहजादी मिली थी, चाल अब कड़ के रतन मिल जे। तो खुमाण तैयार हुआ, बोला चलेंगे। और ये वहाँ पर जाकर के इनके साथ में, और उसके बाद में देखिए नागभट्ट का माइंड देखिए, नागभट्ट को लगा वो यहाँ आएंगे, तब तक तो वो तैयारी करके आएंगे, लेकिन वो अभी रास्ते में है। तो अब ये जो चपोतकट होते हैं ना, जिनकी हम बात कर रहे थे, कौन, जय भट्ट चपराणा, जो चपोतकट लोग थे, ये चपोतकट, ये कौन थे, आर्कर हुआ करते थे, जबरदस्त वाले, ऐसे धनुर्धर हुआ करते थे, मतलब आवाज पे तीर मारे ना तो ठोक दे।
जैसे आजकल आप फिल्मों में स्टंट देखते हो ना, जो पुरानी चीज आजकल जो है पुरानी पृष्ठभूमि पे राजा रजवाड़ों की फिल्में आने लगी, वो तीरंदाजी हुआ करती थी इनके पास। कब पग से चला दे, हाथ से चला दे, किधर किधर से चला दे, कुछ पता नहीं। तो ये चपोतकट जो थे ना, ये तीर चलाने में माहिर हुआ करते थे, तीर इनके निशाने पे होते थे। कहते हैं चपोतकटों के अंदर जिसके अगर तीर का निशाना चूक जाए ना, उसको सेना से निकाल देते थे। बोल तू आदमी के काम हुए, तेरे निशाना चूक क्यों? इतने खतरनाक तीरंदाज कौन? चपोतकट। और ये राव खुमाण को तैयार किया नागभट्ट ने कि तुम्हारे बापू वीर हुआ करते थे, चलो। और जय भट्ट चपराणा जो था, चपोतकट थे, ये तो थे ही साथ में। और इसने ये प्लान बनाया कि सेना अभी आ रही है, उसको यहाँ पहुँचने में 7 दिन लगेंगे। ये बोले अपने सामने से चल पड़ते हैं, अभी यहाँ आ जाएंगे, जब बैटलफील्ड सज गया तब तो वो तैयार हो जाएगी, अपने भी इधर से निकल पड़ते हैं। तो ये निकले और बिफोर 7 डेज कि जो युद्ध का समय आता ना, उससे 7 दिन पहले इन्होंने क्या किया? अटैक्ड अरबियंस। 7 दिन पहले अरबियंस के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। अरेबिक्स कह लो या अरेबियंस कह लो, अरबी लोग जो थे, अरबी सेना जो आई थी उसके ऊपर 7 दिन पहले इन्होंने हमला कर दिया। और इस बार ये यूनियन और सुदृढ़ थी, क्योंकि यहाँ पे नागभट्ट था, राव खुमाण था, चापोतकट थे, और इनके साथ में परमार और सोलंकी भी थे। परमार और सोलंकी भी इस यूनियन में थे। तो यूनियन ये भी कमजोर नहीं थी, सारी शक्तियां मिल करके गई थी। और ये इसी के बारे में कहा जाता है कि बाद में है ना, जो पृथ्वीराज के टाइम में और ऐसी यूनियन कोई बना नहीं पाया। तो इसलिए राजस्थान हिस्ट्री को इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये जो अरेबियंस थे, बाहरी आक्रांता थे ना, इनको राजस्थान वालों ने 500+ ईयर्स, 500 साल से ज़्यादा रोक के रखा था। और एक बार जब राजस्थान पार किया था ना, उसके बाद में 30 सालों में दिल्ली पहुंच गए थे। क्या? तो सबसे ज्यादा संघर्ष किसने किया भारत को बचाने में? इसीलिए राजस्थान हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ो। अरब को 500 साल तक रोकने वाले अगर कोई थे तो वो राजस्थान के राजा हुए थे। यही ओरिजिन ऑफ राजपूत, यही राजपूत राजा हुए थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नागभट्ट प्रथम जो है, नागभट्ट प्रथम को इस तरह से ये उपाधियां मिली। और उसके बाद में जब ये युद्ध हुआ, 7 दिन पहले जाकर के इसने अटैक किया और इसने कहा इस बार अरबी का बीज नहीं छोड़ूंगा। देखो जो वो मचाइए मारकाट, जिंदा दफना दिए थे खोद खोद के खड्डे। बोले बचने नहीं चाहिए, ऐसी दुर्गति करो, तीसरी बार नहीं आने चाहिए। और इन्होंने भागे यहां से, मरते पड़ते कोई थोड़े बहुत बचे थे, 1-2% लोग, उन्होंने जाकर के और एक जगह बसाई ऐसी कि बस अब पड़े रहना है और कुछ नहीं करना। इस जगह का नाम था अल महफूज। जगह का नाम रख दिया था इसने अल महफूज, कि यहां पर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इससे इधर आ गए ना, ये अरबों ने अपनी जो अल महफूज बसाई थी उसकी थी कि इस अल महफूज के अंदर रहे ना तो तुम्हारे को कोई छेड़ेगा नहीं, और इधर आ गए तो तुम्हारे को कोई छोड़ेगा नहीं। वहां पर इन्होंने इसके साथ में वो सलूक किया था इन अरबियों के साथ में कि इनकी जो है हालत बिगड़ गई थी। समझ में आई बात? हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद में ये बात कहते जी कहाँ से कह दी, कैसे लिख दिया होगा इंडियन वालों ने? तो ये इंडियन वालों ने नहीं लिखा भाई साहब, एक अरेबिक बुक है, अरेबिक एपिक कह लो या बुक कह लो, जो भी कह लो, एक अरेबिक बुक है, उसके अंदर ये सारा का सारा चीज़ जो दर्ज है। और इसका नाम क्या है? फुतूह अल बलदाल। क्या नाम है अरेबिक बुक का? फुतूह बलदल। फुतूह बलदल, फुतूहल बलदल, फुतूहल HAL और लगता है, काफ़ी लंबा नाम है। फुतूहल बलदल ये उस एपिक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है जिसमें ये बातें दर्ज है। और ये अरबियों की लिखी हुई है, किसी इंडियन की नहीं लिखी हुई। तो ये था आपका नागभट्ट प्रथम शेर, जिसने अरबों की
धोती उतरवा ली थी यहाँ पे, बुरी तरह से मारा था, पटक पटक के मारा था। और दूसरे में तो ये कह दिया था उसने कि इस बार तो अरबी का बीज नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं तो ये फिर आएंगे यहाँ परेशान करने के लिए। रोज रोज का क्या टंटा है, मेटो बाड़ो, ये कह के और अपने यूनियन को इसने और बड़ा किया। परमार सोलंकियों को मिला करके जब अटैक किया तो अरबों को भागते हुए जगह नहीं मिली, लिटते हुए गए थे। कहाँ तक? ये गिरते पड़ते अल महफूज बसाई थी और हाथा जोड़ी करी, गोडा टेकिया, बोले अब माफ कर दे, बस बहुत हो गया, अब नहीं आएंगे। तब ये वहाँ छोड़ के आया था कि अल महफूज में महफूज रहोगे, इधर आ गए तो छोड़ूंगा नहीं। और वो फिर अल महफूज में ही रहे थे। उसके बाद में जब ये राजपूत आपस में लड़ पड़े थे ना, तब जाकर के और अरबी फिर आए थे यहाँ पे, आक्रांता विदेशी। उससे पहले दोबारा कभी नहीं आए थे। नागभट्ट ने ऐसा करके छोड़ दिया था इनको कि नागभट्ट का नाम सुनते थे ना तो अरबियों की धोती गिल्ली हो जाया करती थी वहाँ अरब के अंदर, ईरान के अंदर। ये उसका ठरका था, किसका? नागभट्ट का। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान वाले राजपूतों ने 500 सालों तक इन जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांताओं को रोक करके रखा था। और एक बार ये जब आपस में लड़ पड़े, यहाँ से जब गुजर गए ना, तो फिर 30 साल में दिल्ली जा बढ़िया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहना।